जो बात नावेद शिकोह ने कही वो बड़े संदर्भ की बात है, इसलिए उस पर एक टिप्पणी मैं जरूर करूंगा, फिर संजय राणा जी के पास जाऊंगा। अयोध्या वास्तव में स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग जैसा हो गया। कोई मुझसे इस पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बहस करना करे तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। हनुमानगढ़ी के अगल बगल जो लोग प्रसाद बेचते थे वो 5 किलो देसी घी का लड्डू दिन भर में नहीं बेच पाते थे नावेद शिकोह, है ना। अब कह रहे हैं, अभी मैं गया था अयोध्या, अब कह रहे भैया 1.5 कुंटल 2 कुंटल 2.5 कुंटल पूरा नहीं कर पाते हैं, वो पैसा नहीं आ रहा, वो बर्बादी है। 10,000 रुपया में कच्चा बीघा साल भर के लिए लीज पर रेंट आउट करता था किसान, फूल के लिए, फूल की खेती करते थे लोग वहां, ठीक। अब 2 लाख में नहीं मिल रहा, ये पैसा नहीं बढ़ा। 1,500 रुपया रोज से लेकर 3,000 रुपया रोज तक माथे पर स्टेंसिल से जय श्री राम लिखने वाला बच्चा कमा रहा है, ये पैसा नहीं बढ़ा। रामलला की छोटी प्रतिमा जो बेच रहा है वो भी 2-4 हजार रुपया शाम को डाल के ले जा रहा है, ये पैसा नहीं बढ़ा। 1,000 से ज्यादा 10,000 2,000 ई रिक्शा चल रहे हैं, वो पैसा नहीं बढ़ा है मालिक। और जो होटल वहां आए, ये विषय बहुत बार मैं कह चुका है, लेकिन फिर भी जो होटल वहां आए वो अपने साथ जापान और हांगकांग से लड़के नहीं लाए, वो अयोध्या की हैं सब नावेद भाई। जो पहले चुनई खा के यत्र तत्र सर्वत्र पीक मार रहे थे क्या, और खाली खलियर थे, वो सफेद शर्ट काली पैंट पहन के टाई बांध के रामायण होटल में काम कर रहे हैं। 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना पर। ये तो मैं आंखों से देख के आया, योगी जी क्या कह रहे हैं योगी जी जाने, मैं आंखों से देख के आया सो बता रहा हूं। तब ये दुष्प्रचार था। और ये कैसे संभव है कि जो अयोध्या आजादी के बाद से अब तक लगातार उपेक्षित रखी गई, हमने तो आंखों से देखा, इसलिए हम तो कभी किताब पर भरोसा नहीं करते। हम अयोध्या तो जा रहे हैं 88 से कवर करने। जो अयोध्या बिल्कुल गड्ढे में थी वो अचानक से नंदन कानन कैसे हो जाएगी। लेकिन ये नैरेटिव फैलाया गया, और ये बातें वही हैं जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। मंदिर बनने से बहुत कुछ हो गया अयोध्या में, लोगों की जेब में पैसा आने लगा। और एक आखिरी बात कह दूं, बहस डिरेल हो जाएगी, शायद आप लोगों की निगाह से गुजरा हो, उसमें प्रसन्नता समाजवादी को भी होना चाहिए था, अवधेश प्रसाद को भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो संकीर्णता है। लखनऊ, नोएडा और कानपुर से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अयोध्या का। जीएसटी को लेना देना था अयोध्या में, प्रसाद में तो बतासा चढ़ रहा था। तब साल भर में 3 लाख 4 लाख रुपया नहीं आता था जब बाहर रामलला टेंट में थे। ये जीएसटी कैसे आ गई? ये सपा भाजपा ने तो जीएसटी जमा नहीं कराई, ये तो कारोबार ने जमा कराई ना। इसलिए अयोध्या तो बदली है और बड़े पैमाने पर बदली है। ये इसलिए अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं ये प्रामाणिक नहीं है, उनको राजनीति करनी है। लेकिन सबकी अयोध्या, सबके लिए अयोध्या बदल गई। रामलला का विग्रह विराजित हुआ तो सबके लिए अयोध्या बदल गई भाई साहब। रात में 12-1 बजे तक रेलम रेल है, वरना 7 बजे के बाद अयोध्या में चलना मुश्किल था। चले तो गिर पड़े और रिक्शे से गिर जाओ तो नाली में जाओ सीधे। नावेद, जब हम लोग जाते थे अयोध्या तो अगर रिक्शा पलट जाए तो नाली में गिरते थे जाके। क्या फैक्स करने फैजाबाद जाना पड़ता था बाबू, इतना विकास किया था अयोध्या का। और रुकने वाला होटल नहीं था अयोध्या में, इतना विकास इसी हिंदुस्तान की सरकारों ने किया था ना, नेहरू जी से लेके तब तक की। इसलिए मैंने कहा अयोध्या का विषय अलग है, ये चुनाव अलग है। संजय राणा, खैर हम मिल्कीपुर पर आते हैं। आपकी नज़र में बीजेपी का प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है, और आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी का प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है मिल्कीपुर में?
अमिताभ जी, आपके मुख्य प्रश्न जहाँ पे आऊं, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, क्योंकि अयोध्या की चर्चा हुई। मैं 10 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। अयोध्या के परिप्रेक्ष में जिस दिन अयोध्या जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, 1 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ था, और पिछले 1 साल में 7 करोड़ लोग गए हैं, जो 47 से लेकर के अभी तक 7 करोड़ लोग अभी विजिट नहीं किए होंगे अयोध्या में। तो अयोध्या पे ऐसे प्रश्न उठाए, कैलकुलेशन लेके बैठे, कैलकुलेटर लेके बैठे, और सबका गणित भाई साहब ने बता दिया, और भी बताया सकता है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। आते मुख्य प्रश्न। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जातिगण समीकरण, जो अमिताभ जी मिल्कीपुर की, अगर मिल्कीपुर की जाति को देखेंगे, पासी तकरीबन 55,000 है, मुस्लिम 30 है, 55,000 यादव है, तकरीबन अगर सबको मिला दे 1,40,000 हो जाते हैं। दूसरे पक्ष में जाते ब्राह्मण 60,000 है, 25,000 राजपूत है, कोरी 20,000 है, और चौरसिया जो बड़ी जाति में ये कह सकती है ज्यादा वोटर है, चौरसिया तकरीबन 18,000। इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 2,23,000 हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर वो पासी वोट बैंक में सेंध कर लेती, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट में एक तरफा एंटी बीजेपी मान के चले, और बीजेपी वाले अगर सोच रहे हैं कि उनको वोट मिलने वाला है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने काला चश्मा पहन रखा है। ठीक है, तो अगर ब्राह्मणों को वोट पूरा पूरा मिल जाता, क्षत्रियों को मिल जाता, पासी और यादवों को अगर वोट काट लेते हैं, तो समीकरण बदल सकता है। क्योंकि आज तक का, जब से विधानसभा बनी है, तब अगर उसका इतिहास देखा जाए, 91 और 17 के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती नहीं है, और 1969 में जनसंघ जीता था। तो उसका कारण क्या? जातिगत समीकरण ही था। तो इस समीकरण को अगर धरातल पे समीकरण को संभाल लेते हैं, उसको सेंध को बचा लेते हैं, सेंधमारी को, अपने वोटरों को, और उनमें सेंधमारी कर लेते हैं, जो स्पेशली यादव वोट है, जो बहुत बड़ा जंग है 55,000, उसमें से अगर 10-15% मार लेते हैं और 20-25% इधर से मार लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल विजयश्री इनके हाथ में आ जाएगी। अगर इसको सेंध करने में यादव वोट स्पेशली और पासी वोट नहीं कर पाते हैं, तो ये जंग जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, 2 ही वोटर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पासी आ सकते हैं या यादव आ सकते हैं, मुस्लिम नहीं आ सकता। और बाकी जाति जो ब्राह्मण है सबसे ज्यादा, उनको अपने पास इंटैक्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मेहनत की जरूरत है। और जहां तक पीडीए की बात हो रही है, पीडीए उडीए सब नहीं, बुलावा है, इस शब्दों का माया जाल है जो समाजवादी ने बुन रखा है। ये बताइए, समाजवादी में कितने दलित होंगे आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, कितने मुसलमान होंगे आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, ढूंढ ढूंढ के आप दूरबीन से देखना पड़ेगा, नहीं मिलेंगे। लेकिन पीडीए की चर्चा कर रहे, सिर्फ परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, परिवार को बढ़ाने का काम है, नो डाउट, अपने परिवार को बढ़ाए, हम लोगों को किसी को संकोच नहीं है। लेकिन अगर जीतना है, समीकरण बैठाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, और अंदर खाने जो होता है उसको, समीकरण को सेट करना बहुत जरूरी है। अगर वो समीकरण में अमिताभ जी फेल हो जाते हैं, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी निकालना बड़ी मुश्किल है, जो अंकगणित कहता है। बाकी जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। ठीक है, चुनाव में एक अंकगणित होता है, एक केमिस्ट्री होती है। हाँ। दोनों अलग अलग होती हैं। अब देखते हैं कौन सी चीज चलती है। अशोक भाई, मसला वही कि जो संजय राणा जी कह रहे थे कि भाई कागज पर वोट आपका ज्यादा है, लेकिन इनकी बात भी गलत नहीं है, ऐसा भी बहुत हुआ। लेकिन हमने 2 चुनाव देखे, एक तो जब बहन जी और अखिलेश जी का अलायंस हुआ, तो हम खुद चौंक गए। कागज पर मरे मारी हालत में 70 सीटें थी कागज में। अशोक जी, ये लग रहा था कि भाई उसमें चलो 30-32 बहन जी की होंगी, 35-36 इनकी हो जाएंगी, तो जलवा जलाल रहेगा, सबको लग रहा था। रिजल्ट क्या आया? 15, 10 उनकी, 5 आपकी। दूसरा, इससे भी ज्यादा ज्वलंत उदाहरण हमने देखा कुंदरकी में, जहां 65% मुसलमान, विधानसभा की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी सघनता वाली सीट उत्तर प्रदेश की, वहां हारे ही नहीं समाजवादी पार्टी, उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो अंक गणित पर बहुत ज्यादा भरोसा, अशोक जी क्या लगता है आपको, करना चाहिए या सावधानी हटी दुर्घटना घटी? देखिए अमिताभ जी, कई बातें हो गई और कई सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं नावेद जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो अयोध्या हारने का कारण उन्होंने बताया, उसमें जो आपने बताया कि वहां पे जो सुरती खाक थूकता था वो 15,000 रुपये कमा रहा है, इसके पीछे का भी एक सच है जो जनता के सामने आना चाहिए, और वो जनता के सामने उसी समय आ गया था, इसीलिए भाजपा हार गई थी। और अभी विगत दिनों हमें लगता है कि डेट थी 16 जनवरी। 16 जनवरी को हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और वहां पे अयोध्या से
करीब 1 दर्जन लोग अपने जमीनों संबंधित समस्याओं को लेकर के उनके सामने आए और उन्होंने खुद अपनी बात रखी प्रेस के सामने। हमने नहीं कोई बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी और वो बताए कि उनकी जमीनों को औने पौने दामों पर प्रशासन या वहां का आवास विकास परिषद खरीद रहा है, जबरदस्ती ले रहा है, एक्वायर कर रहा है और उन्हीं जमीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को कई गुना रेट पे बेच रहा है। तो अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि अयोध्या में रामपथ में लूट हुई, चंदा में लूट हुई, जमीनों में लूट हुई और इतना सारी बातें हुई और सेना की जमीनों में लूट हुई। लेकिन ये नई चीज उस दिन हम लोग देखे कि जो है योगी सरकार वहां जमीनों की दलाली में लिप्त है। अगर सरकार ही जमीनों की दलाली करेगी, करवाएगी, तो फिर जनता क्या करेगी भाई? वो हम वहां का आम किसान क्या करेगा? वहां पे कई हर समाज के लोग आए थे अमिताभ जी, किसी खाली पीडीए के लोग नहीं थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, मौर्य भी थे, कई लोग थे और सब लोगों ने एक शुरू में बताया कि हमारी जमीनों को जबरदस्ती एक्वायर किया गया और उसको कई गुना दामों पे बेचा गया। तो ये चीज है। उसके अलावा अभी हमने ओपी सिंह जी ने कहा कि डिग्री और कितना क्या क्या चीजें बता रहे थे, दोनों प्रत्याशियों की डिग्री जोड़ रहे थे और उनका आपराधिक रिकॉर्ड। मैं तो यही तो कह रहा, मैं ओपी सिंह जी की बातों से सहमत हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के जो दो बड़े नेता हैं, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ अखिलेश जी हैं, दोनों लोगों की डिग्रियां कंपेयर कर लीजिए, उनकी हिस्ट्री सीट कंप्लीट कर लीजिए, उनके विकास का मॉडल आप कंपेयर कर लीजिए, आपको सारी चीजें दूध की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी, पानी की तरह। सॉरी, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक, आपराधिक इतिहास कैसा है, ठीक है अशोक भाई, मॉडल कैसा है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। ठीक। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई सबकी दोनों की डिग्री सार्वजनिक कर दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपने डिग्री का मामला उठाया इसलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुलना तो होनी चाहिए कि आखिर योगी जी मुख्यमंत्री पर किन परिस्थितियों में कैसे आए और अखिलेश यादव कैसे आए। दोनों की तो डिग्री तो यही देखी जाएगी ना कि एक मामूली सांसद, एक मामूली कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बार से मुख्यमंत्री ही नहीं है, दूसरी बार 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़े और एक ऐसा भी मुख्यमंत्री हुआ जो मुलायम सिंह का बेटा होने के नाते कोई राजनीतिक डिग्री नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। योग्यता यह है कि वो मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं जो विदेश से पढ़ाई करके आए थे, तो वंशवाद के वो है। दूसरी बात, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे अपने पिता को अपमानित किया, मन से माइक छीना और उनको धक्का दिया, ये भी डिग्री देखनी चाहिए। दोनों बात होगी। एक डिग्री और भी आएगी अयोध्या के साथ कि योगी जी ने अयोध्या को अपनी आत्मा से, सनातन धर्म की जो है आत्मा और आस्था से जोड़ करके दुनिया के पलक पर लाए। और एक दूसरा मुख्यमंत्री है जिसके पिता ने वहां पर राम भक्तों पर गोली चला करके और आपने 60 लोगों की हत्या कर दी। और ये भी सवाल आएगी कि उसी बाबरी मस्जिद को गिरने के बाद गोली हमारी 3 सरकारें चली गई, हमने इसकी परवाह नहीं किया। हमने अयोध्या को अयोध्या इसलिए नहीं बनाया था कि हम सरकार में आएंगे, हम उसका राजनीतिक लाभ लेंगे। अयोध्या हमारी प्राण है, अयोध्या हमारी आत्मा है, अयोध्या इस भारत की संस्कृति है, सनातन धर्म की जो है वो प्राण। ठीक है ओपी सिंह जी, चुप रहिए, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। पहले आप चुप रहो, आप जो बोल रही है ना, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को ले जाकर के कुंभ में बैठा दिया, फिर सनातनियों को चिढ़ाने के लिए कि देखो यही मुलायम सिंह यादव है जो तुम लोगों के ऊपर गोली चलाया, सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया। अरे उनको ले गए हो गोलियां चलाने वाले तो 11 कलश पानी से, 11 घड़ा पानी के त्रिवेणी से कम से कम उनको स्नान करा देते, स्वामी उनको कम से कम आत्मा को शुद्धि तो जिस लोक में गए मैं नहीं जाता। ठीक है दोनों को रोकूंगा। ठीक है ओपी सिंह जी, अशोक जी दोनों को रोकूंगा, समय कम है, दोनों को। ठीक है ओपी सिंह जी आगे बात, अशोक जी आगे। ठीक 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है जी, करने के लिए लगा। ठीक है ओपी भाई अभी रोकना होगा। ठीक है 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कहना चाहिए। एक ठीक है ओपी सिंह जी,